Hello and a very warm welcome to another edition of Tana Bana. ताना बाना में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के पश्चिमी तट के एक छोर से। मानसून की पहली बौछार यहीं पड़ती है और इसी मौसम में यहाँ होती हैं नौका प्रतियोगिताएं। Have you ever seen the monsoons over Kerala, Bharti? नहीं शिशि, कभी मौका ही नहीं लगा। You should. You know, the magical spell of the monsoons over Kerala have to be experienced to be believed. The lusty rainfall, the heaving canals, rivers and backwaters, and the boats, large and small, riding these swollen waters with wanton abandon. A rhapsody of ceremony, ritual and race as they forge ahead to the engaging, urging and throbbing incantation of the oarsmen and those who spur them on. नौका प्रतियोगिता और उसकी तैयारियां देखने के लिए आइए चलते हैं एलएफपी। केरल में मानसून, पानी के पारंपरिक खेलों का मौसम, सब धर्मों, सब जातियों के लोगों का संयुक्त त्योहार। नावों पर सवार नाचते गाते नौजवान सभी अगस्त के दूसरे शनिवार का इंतजार करते हुए जब एलएफपी में होती है नेहरू नौका प्रतियोगिता, जहां अन्य नावों के अलावा चुंडन वल्लम यानी स्नेक बोट भी शामिल होती है। 50 से 65 मीटर लंबी इन अनोखी नावों को खेते हैं 100 से 120 तक नावें। ये मशहूर नाव कावलम चुंडन है, जो 1 साल बाद गैरेज से निकाली गई है। पहले इसे नारियल की लकड़ी के टुकड़ों पर रखते हैं, फिर धीरे धीरे पानी में उतारते हैं। इस नाव के बारे में गीत लिखे गए हैं। ये नाव लोक परंपरा का हिस्सा बन चुकी है। प्रमुख नाविक और उसके साथियों को चप्पू सौंपे जाते हैं और संचालक को सीटी। ये सब कुछ एक निश्चित विधि के अनुसार होता है और इस सब को देखने के लिए हर वर्ष जुटती है उत्तेजित दर्शकों और इस करा यानी तट की टीम के समर्थकों की भीड़। हर करा से अलग अलग टीमें आती हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पारंपरिक रूप से पानी के सारे खेल पंबा नदी पर ही होते हैं। जब सब नाव पर सवार हो जाते हैं तो शुरू होता है समवेत स्वरों में विशेष बोलों का जाप और निश्चित ताल पर चप्पुओं की एक साथ हरकत। 1952 में पंडित नेहरू जब केरल आए थे तो उनके सुझाव पर ही स्नेक बोट्स की रेस शुरू की गई थी। रेस का इनाम है पंडित नेहरू द्वारा दी गई ट्रॉफी। रेस में अब 2 हफ्ते ही बचे हैं। दिन रात की रिहर्सल और तैयारी आज ही से शुरू। तैयारी में नावों की देखभाल में काफी खर्चा आता है। कुछ औद्योगिक घरानों के सहयोग से थोड़ी बहुत मदद होने लगी है, पर कुछ लोगों का मानना है कि इस पारंपरिक त्योहार की भावना, जिसका आधार मुकाबला नहीं बल्कि सभी समुदायों का सहयोग था, रेस की व्यावसायिकता में कहीं खो गई है। रेस तो केवल एलएफपी में ही होती है, पर पंबा नदी में अन्य जगहों पर इसी मौसम में एक निश्चित दिन नावों के सामूहिक पारंपरिक जुलूस अब भी निकलते हैं। बहरहाल प्रतियोगिता से एक दिन पहले नावों को धोकर साफ करके पानी से निकाला जाता है, फिर खिसाई होती है, धुआं दिया जाता है, सुराख और गड्ढे बंद किए जाते हैं। नाव पर ग्रीस लगाई जाती है ताकि वो पानी में आसानी से फिसल सके। पुराने जमाने में अंडों या मछली के तेल का लेप होता था। और रेल में एक सुखद रिश्ता, सफर का आनंद उठाते और कभी-कभी उसे झेलते हुए।
पटना जंक्शन, ईंधन समेत छतों पर सवारी। आप क्या कहेंगे, जगह नहीं है? वो जगह बना लेते हैं। कहिए कैसी रही? रेलगाड़ी भारतीय सीनरी की बदलती हुई हकीकत, सुब्रमण्यम भारती या इकबाल की कविता के प्रेरक क्षण, बच्चों के दिल की धड़कन, एक तलाश और जवानी में झूंझल भरा प्रयास। No, madam, don't talk like that without understanding the question. No, sir. You may be some big person anywhere, somewhere else. We all also got a ticket. आपको टिकट है? नहीं है तो टिकट बनाइए। टिकट तो बना ही रहा है। घर जैसा आराम, थोड़ी जगह का बेहतरीन इस्तेमाल, घर की सारी सुविधाएं, एक झपकी, सफर का लाजमी हिस्सा। जब भी आखिर देखते देखते या पढ़ते पढ़ते आंखें थक जाएं, मंच पर कुछ पात्र हमेशा सोते रहते हैं, यात्रा के दौरान, दो यात्राओं के बीच या यात्रा से पहले। माहौल सोने लायक नहीं हो तब भी। दिन निकला, ऐश कीजिए। रोज की जरूरियात भी पूरी की जा सकती हैं। गुसल खाना भी है। बाजार का पसंद नहीं तो घर का पका खाइए। प्लेटफॉर्म पर क्या नहीं हो सकता, सब देखते हैं या कोई नहीं। इस तमाशे में सब पात्र हैं और तमाशबीन भी। रेलगाड़ी बच्चों की खास दोस्त। बच्चे इसमें खुलेपन की हवा लाते हैं। पानी बर्बाद ना करें। जब लिखा गया था तब था, अब नहीं। और यहाँ प्लेटफॉर्म पर प्यासे गांव के बच्चों की भीड़, वहां प्यास, यहाँ पानी। रेलवे प्याऊ ही नहीं, बहुतों की अन्नदाता भी। रेल पर्यावरण कई तरह के जीवों की परवरिश करता है। चढ़ने वाले, उड़ने वाले। इस तमाशे का एक और रूप, रंग भगवा, पात्र सन्यासी और मोक्ष की तलाश। मंजिल हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन या काशी। डिब्बा चलता फिरता मंदिर। पर्दा गिरता है तो बनारस से गंगा का गदला पानी अपनी तरफ बुलाता है। एक सफर का अंत। Now that the railway has brought us to Banaras, the land of the great musicians, let's stay a while and meet one of the great classical vocalists of our time. अपनी जिंदगी के 60 वर्ष पूरे करने के बावजूद रोज नई उमंग से कभी ना खत्म होने वाली संगीत की दौलत को संगीत प्रेमियों में बांटती, साधना के नए शिखर छूती गिरिजा देवी। गंगा, घाट, पंडे, बनारसी पान, आम, रेशम और बनारस की गलियां, इन्हीं चीजों के लिए मशहूर नहीं है बनारस। इन सब से ज्यादा मशहूर है बनारस का संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत या वो संगीत जिसे बनारस ने अपना खास रंग दिया है। कजरी, चैती, दादरा और ठुमरी। और आज इनके जिक्र का मतलब है गिरिजा देवी का जिक्र। करना
63 वर्ष पहले बनारस में जन्मी गिरिजा देवी ने जिस माहौल में होश संभाला, उसमें नाचना गाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। उनके परिवार में भी किसी को संगीत में कोई खास रुचि नहीं थी, गिरिजा देवी के पिता के अलावा, जिन्होंने अपनी बेटी के संगीत प्रेम को प्रोत्साहन दिया। और इस तरह गिरिजा देवी की संगीत साधना की शुरुआत हुई। मैं 5 वर्ष की जब थी तब मेरी संगीत शिक्षा शुरू हुई यहाँ पर। पहले पंडित सरजू प्रसाद जी मिश्रा से, फिर बाद में उनके देहांत के बाद पंडित श्री चंद्र मिश्रा जी से, उनसे गायन की मैंने शिक्षा लिया। और सभी विधाएं जितनी हमारे बनारस की गायकी है, ध्रुपद, धम्मा, छंद, प्रबंध, ख्याल, तराना, सादरा, टप्पा, ठुमरी, उसके बाद हमारे यहाँ के लोकगीत होते हैं जैसे होली, कजरी, झूला, चैती, बारामासी, ये सभी मैं गाती हूँ। पूर्वी, दादरे, भजन, सभी मैं गाती हूँ। पहली बार एक संगीत सभा में शामिल होने का किस्सा काफी दिलचस्प है। ये है 51 की बात है, 51 दिसंबर की। पहला कॉन्फ्रेंस मैंने आरा, एक जगह है बिहार में, वहाँ पर उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया था और वहीं से मैंने गाना शुरू किया और लोगों ने बहुत पसंद किया, जहाँ से मुझे उत्साह मिला। और उत्साह मिलने की ये बात थी कि उस ज़माने में स्वर्गीय पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी आने वाले थे उस प्रोग्राम में, परंतु उनकी कुछ गाड़ी खराब हो गई शास्त्राम के पास, तो उनके लिए पब्लिक बैठी हुई थी। तो उन लोगों ने सोचा कि मैं छोटी उम्र की हूँ और नई कलाकार हूँ, इसलिए मुझे बिठाया। तो इतनी भीड़ थी, करीब 5-7 हज़ार लोग पंडाल में बैठे थे और मैं उनके सामने गा रही थी। दिसंबर 1951 में आरा की संगीत सभा में गूंजने वाले स्वर ने संगीत प्रेमियों और आम श्रोताओं पर अपनी आवाज का जो असर छोड़ा है, उसी की प्रतिध्वनि है ये सम्मान जो राष्ट्र ने उन्हें दिए। संगीत के अलावा गिरिजा देवी की अन्य रुचियां शुद्ध रूप से घरेलू और पूरी तरह भारतीय हैं। गायन के अलावा कुछ समय साहित्यकारों जैसे कवियों की कविताएं और रामायण वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ। प्लस मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खिलाने का शौक है। खाने का उतना नहीं है लेकिन है। और थोड़े से फूल पत्तियाँ ये सब लगाने का शौक है। अतिथि सत्कार में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ गुड़िया भी मैंने इकट्ठी की है, मुझे डॉल के बहुत शौक है। गुड़ियों का शौक बचपन से था और आज भी बरकरार है। हाँ, गुड़िया बदल गई हैं और आज तो उनके पास दुनिया भर की गुड़ियों का एक खजाना है। अपने गायन के बारे में उन्होंने कहा, हर एक जगह की अपनी उपज होती है, लेकिन जो लोक संगीत की तरह जो लोग गाते हैं तो वो उसमें कोई अपनापन या कोई चीज़ नहीं रहा। गांव से मैंने लोक संगीत लिया, लेकिन उसमें शास्त्रीयता, उसमें अपनी संगीत से भावनाएं जो मैंने डाली, मेरे गुरुओं ने डाली, वो एक अलग चीज़ है। एक ही कजरी हम आधे घंटे तक गा सकते हैं, क्योंकि इसमें ठुमरी के कुछ रंग, कुछ इनकी भावनाएं अपनी डालते हुए, संगीत के विभिन्न प्रकार के रागों को लगाते हुए, कि वो उसको बहुत ही मजबूत हम लोग बना करके गाते हैं, जो कि मैंने अपने गुरुओं से सीखी है। तो एक सौंदर्य जो ग्रामीण सौंदर्य है, उसको शहर में लाके कैसे अलंकृत किया गया, ये विशेषता है। गिरिजा देवी के अनुसार बनारस घराने और बनारस के संगीत का दायरा बहुत व्यापक है। घरू गीत, फिर कौल कलबाना, गुल नक्श, बैत, रुबाइयाँ, सादरा, तराना, टप्पा, टप ख्याल, उसके बाद ठुमरी, उसके बाद दादरे,
भजन, फिर लोकगीत, हमारी इतनी चीज़ों के मतलब एक साथ एक जगह में होना, ये इतनी बड़ी बात है कि कहीं सुनने को जल्दी नहीं मिलेगा इतनी सी चीज़ें आपको। तो इसलिए यहाँ के हवा में, यहाँ के जन्म लेने से गौरव है हमें कि मैं काशी में जन्मी हूँ और इतने इतने बड़े विद्वान लोग हमारे पैदा हुए। हमारे काशी के पंडित बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित किशन महाराज, पंडित शांता प्रसाद जी, कितने लोग हैं, पंडित गोपाल मिश्रा भी, बच्चों में राजन साजन मिश्रा है, एक सप्ताह देवी, बहुत लोग होते ही चले जा रहे हैं। काशी नगरी कभी खाली नहीं हुई और यहाँ के संगीत में सारी दुनिया के संगीत को मतलब मोह लेने की शक्ति है। अब मैं आप लोगों को एक ठुमरी सुनाती हूँ जो हमारे बनारस की खास बोल शब्दों को लेकर कैसे वो सजाते हैं। बहुत सिंगारी ठुमरी है। बाज बंद सिंगारी खुली खुली जाए, लेकिन सोबर सिंगारी है। और अब आखिरी बार आप बताएं. We had asked you to identify the Shehnai-like instrument, which is smaller than the Shehnai and is in use in Maharashtra. उस सुंदर वाद्य यंत्र का नाम है सुंदरी। हमें कुल 9,920 जवाब मिले हैं। सही जवाब है 4,075। And all of them are in this box, which opens for the last time for Aap Bataएं, as Bharti picks the last lucky winner in our Aap Bataएं series. And there we are. और इस बार का इनाम मिला है मिसेस इंदिरा कालिकर। Not from Calicut, I hope. Indira Kalikar from Nanded in Marathwada. आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपका इनाम है 2 लोगों के लिए 2 दिन तक भारत में कहीं भी ठहरने का मुफ्त इंतजाम। दिल्ली और बंबई में होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से, अन्य जगहों पर पीटीआई टीवी ताना बाना के माध्यम से। आप जहां भी जाएंगे वहां जाने और वहां से वापस लौटने के लिए 2 लोगों के लिए मुफ्त हवाई यात्रा का प्रबंध इंडियन एयरलाइंस के सौजन्य से होगा। Congratulations, Mrs. Kalikar. As you know, you are the last winner of the Aap Bataएं slot in Tanabana, but I'm sure you, as well as our other viewers, will stay with us in the weeks ahead on Tanabana. Until then, नमस्कार।
प्रतीक शिव है और भैरवी हमेशा ही शिव की पूजा करती हुई पार्वती के रूप में चित्रित होती है। सोलह सौ 1950 में बनी मुगल शैली की पेंटिंग रागनी तोड़ी। विरह के लिए जैसे कि उन्होंने रागिनी टोड़ी को बनाया, तो टोड़ी को उन्होंने जंगल में घूमते हुए दिखाया और साथ में वीणा भी लिए हुए है और वो अपने बिलवड को सब जंगल में घूम रही है। तो उसके लिए उन्होंने उसके साथ हिरन के मोटिव को लगा दिया कि हिरन जो है वो उसका साथ दे रहे हैं और जब वो साथी मिल जाएंगे, उसका साथी जब मिल जाएगा तो फिर वो हिरन जो है चले जाएंगे। अकेली नायिका को घूमते हुए नहीं दिखाया है, उसमें उन्होंने विरह भी दिखा दिया है और इंडिकेशन भी कर दिया है कि मिलन होगा। हर राग के चिन्ह और प्रतीक लगभग निश्चित होते हुए भी चित्रकारों ने हर पेंटिंग को नया रूप, नया अर्थ देने के प्रयास किए हैं। जैसे बुंदेलखंड और दक्कन में बने रागनी तोड़ी के ये अलग अलग चित्र। रात का अंत, प्रेमियों के बिछड़ने का समय, मुर्गे को तीर का शिकार बनाकर सुबह रोकने की नाकाम कोशिश, राग विभास। कहते हैं तानसेन के राग दीपक गाने से आग जल उठी थी। कल्पना लोक की बात लगने वाला ये राग गाया नहीं जाता, पर ऐसी कहानियों के चित्र तो बनाए ही जाते हैं और बनाए भी गए। और ये है रागमारू का एक चित्र। There are certain musical modes which have relationship, for instance, to folk tunes. There are others which are derived from certain regions. There are others which have connections, for instance, with seasons. So all kinds of things, Baramasa, Nayak Nayika Bhed, the Krishna Leela and so on, all start pouring into the mold into which the melody is also being poured at the same time. So the situations are all familiar. There is nothing new that the artist seems to be doing. It is just that he has picked up in these Ragamala leaves resonances from a different kind of art. रागमाला पेंटिंग्स राग के भाव का चित्रण कही जाती हैं, पर क्या हर राग के भाव नायक नायिका भेद या मिलन और विरह के सीमित दायरे में देखे जा सकते हैं? निश्चित प्रतीकों ने सृजनात्मकता को बांध दिया है, फिर भी कलात्मक पहल के तौर पर इन लघु चित्रों के अनोखेपन से कौन इनकार कर सकता है? The Indian musical tradition, classical and folk, has a song or more for each season. Specific ragas evoke the essential mood of specific seasons. Take the monsoon season. In the classical tradition, we have the rag Megh and the Megh Malhar, and in the folk tradition, the Kajri. खेतों में काम करती औरतों ने काम के उबाऊपन को दूर करने के लिए सैकड़ों हजारों वर्ष पहले गाना शुरू किया होगा। जाहिर है उनके गीत उन बादलों के बारे में थे जो बारिश के साथ नई उम्मीदें लाते हैं। बाद में यही गीत उस प्रेमी या पति की याद में गाए जाने वाले गीत बने जो परदेश चला गया है, पर फसल की बुआई के समय घर जरूर लौटेगा। शायद यही थी कजरी की शुरुआत। The Kajri of the peasant woman, of the male folk singer, and of the concert stage coexist, each different and yet together in terms of the continuities of language, rhythm, words, and symbols, combining the little or the folk tradition with the larger or the greater and the classical tradition. सावन और भादो, पूर्वा और घटाएं, जिंदगी और उम्मीद, इन सब से मिलकर बनी है कजरी। पपी है पिया मिलन की आस, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग और झूले के गीत सैकड़ों वर्षों से औरतें रचती और गाती रही हैं। खेतों की बेटी कजरी को लोक गायक मंच पर भी ले गए। खेतों में तो अब भी औरतें ही गाती हैं,
हाँ, मंच पर मर्दों का कब्जा है। गोरी झूल गई झलुआ हजार में, सावन के बहार में ना। झूल गई झलुआ हजार में, सावन के बहार में ना। घटा घेरे घन घोर मोर पपिया के शोर, मोर पपिया के शोर, मोर पपिया के शोर, मोर पपिया के शोर, मोर पपिया के शोर। झीसी पड़े भीजे हो, झीसी पड़े भीजे पानी के फुहार में, सावन के बहार में ना। पड़े भीजे पानी के फुहार में, सावन के बहार में ना। झीसी पड़े भीजे पानी के फुहार में, सावन के बहार में ना। ए बहार में ना, बहार में ना, बहार में ना, बहार में ना। गोरी झूल गई झलुआ हजार में। सुनने वाले मित्र, एक कजरी मिर्जापुरी ढुनमुनिया है। दुल्हा परदेश से चिट्ठी लिखत है कि फलाने तारीख में हम आवत है। दुल्हन इंतजार में एक भाव कल्पना कर रही है कि चंदा चंदा काहे छिपे बदरी में, घर आज अहीं सजन माना। परदेश गए प्रेमी की वापसी की उम्मीद कजरी में गूंजती है, और जब शहरों में हीरा यादव या राम कैलाश कजरी गाते हैं तो उनके श्रोताओं में बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनकी याद में ये गीत गांवों में जन्मे थे। नदी किनारे बोले पपीहरा, नदी किनारे बोले पपीहरा, नदी किनारे बोले पपीहरा। नदी किनारे बोले पपीहरा, पपीहरा सुनत मगन तन मनवार रामा, सुनत मगन तन मनवाना। कलाकार गायक भी है, रचयिता भी। लगातार नई कजरियां लिखी जाती हैं। हर बंद के अंत में रामा या ना के जोड़ने से कजरी का असर और बढ़ जाता है। ढोलक की जगह तबला आया और लोक संगीत के साथ ही साथ कजरी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी अंग का भी हिस्सा बनी। गांवों से शहर का सफर तय करने में कजरी के श्रोता बदले, आकार भी कुछ बदला, पर फिर भी कजरी पूरब की ही रही है, मिर्जापुरी या बनारसी। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत कंटिन्यूटी है इनमें, और यहाँ तो बिल्कुल वो साफ साफ दिखता है। कजरी में देखिए एक तो थीमेटिक कंटिन्यूटी है, चाहे वो लोक संगीत की कजरी हो, चाहे औरतें गा रही हों या मर्द गा रहे हैं या ये महफिल वाली संगीत वाली कजरी है, उसमें बरखा ऋतु का वर्णन मिलेगा। और बरखा ऋतु का वर्णन भी बहुत मिनिमल हो तो भी बरखा में जो रीत रिवाज होते हैं, जो कुछ होता है, उन चीज़ों का भी वर्णन मिलेगा। दूसरी बात है कि धुन और उसके यानी ट्यून जिसको हम कहेंगे, उसका अंदाज, उसकी लय, थोड़ी सी वो रिदमिक क्वालिटी, वो सब उस सब की कंटिन्यूटी हमें दिखती है। कलात्मक अभिव्यक्ति हर रूप में रस के माध्यम से ही होती है, कई बार विचित्र हालात और अजीब पात्रों के माध्यम से। अब 10 सर वाले रावण को ही ले लीजिए। रामलीला में आपने रावण का भयानक और विभत्स रूप जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि रावण के अनेक रूप हैं? कथाकली में रावण का हर सर एक अलग रस का प्रतिनिधित्व करता है। Sadhanam P.V. Balakrishnan, in his depiction of Ravan, traverses the 8 rasas mentioned by Bharat in his Natya Shastra to show Ravan's love for Mandodari. And the sentiment underlying this emotional outburst is, of course, again, Shringar.
कथकली की इस श्रृंगारिक प्रस्तुति में बड़े दिलचस्प ढंग से नवरसों को रावण के 10 सरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। पहले सर का प्रमुख भाव है श्रृंगार रस और वो इसी भाव को व्यक्त करता है। फिर दूसरे सरों को चैलेंज करता है और अंत में फिर श्रृंगार से मंदोदरी को मोहित करने की कोशिश करता है। दूसरा सर जो हास्य का प्रतिनिधि है, बाकी सरों को साफ साफ बता देता है कि सिर्फ वही मंदोदरी का प्रेम पाने का हकदार है। इसी तरह बारी बारी रावण का हर सर एक एक रस की अभिव्यक्ति करता है। तीसरा रस है करुण रस। चौथा रौद्र। पांचवा वीर। छठा भयानक रस, जिसमें भय की अभिव्यक्ति की गई है। सातवां है विभत्स रस। आठवां अद्भुत। नवा सर शांत होना चाहिए था, पर शांत रस तो विरक्ति का रस है। उसके बाद श्रृंगार में वापस जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए रावण की भूमिका करने वाला पात्र लज्जा का चित्रण करता है। उसका 10वां सर ईर्ष्या का चित्रण करता है। अंत में 10 सरों के बीच चलने वाला ये झगड़ा समाप्त होता है और अन्य सभी रसों का श्रृंगार में विलय हो जाता है। And so we come to the last segment of this edition, which is not about a personality as usual, but about tumri, a traditional form of vocal music. Although there have been many very fine male tumri singers, the form is primarily associated with the female voice. ठुमरी संगीत की दुनिया में एक अलग बाहरी या दूसरे स्वर के रूप में जीवित है। ख्याल गायकी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर पर उसके साथ अपनी सीमित जगह को लगातार बनाए रखने का प्रयास करती हुई एक विधा।
Tumri reached its zenith in the early 20th century, but precisely at this juncture, there was a concerted move by musicologists of purist persuasion to marginalize this form by dubbing it lowly and unworthy of our glorious tradition because of its association with bais and courtesans. ठुमरी पर एक परोक्ष हमला और भी हुआ। ठुमरी के मूल श्रृंगारिक आकार को भक्ति का एक और रूप बताकर पेश करने की गंभीर कोशिश भी की गई। But Tumri has survived all this and more. The change of patronage, the restrictions on its performances, and the attempts to sideline it have not been very successful. And Tumri continues to entertain, provoke, and move the layman and the rasik alike. As Shobha Gurtu renders the Tumri in Raga Pilu, we can almost feel the composition unfolding itself simultaneously along musical, rhythmic, poetic, and expressive planes. And this is the essence of Tumri. गोरी तोरे नैनुआ कगर बिन ठुमरी ये ऐसी एक गायकी है कि जो पूरे खानदानी क्लासिकल जिसको शास्त्रीय संगीत बोलते हैं वो भी नहीं है और पूरा एकदम सुगम संगीत जो बोलते हैं उन दोनों प्रवाहों के बीच का ये प्रवाह है। और इसकी खासियत ऐसी है कि जितना इसमें सुरों को महत्व है उतना ही उसमें काव्य, उसका अर्थ और अर्थों के जितने भी रंग है वो अलग अलग रंग अपने बोल बनाव से दिखाना और अर्थ उसका स्पष्ट करना वो ही ठुमरी की खासियत है। आजा सवरिया रे सवरिया तो है गरवा लगानो गरवा लगानो। जब तक आप साहित्य नहीं समझते हैं, जब तक आप नृत्य की यानी नृत्य या पेंटिंग या कोई भी प्लास्टिक आर्ट के ऊपर दखल अंदाजी आपकी नहीं है और जब तक आप नायिका भेद नहीं समझते हैं और जब तक आप आबिर भाव तिरोभाव नहीं समझते हैं तो ठुमरी नहीं गा सकते। सहज और सरल ढंग से प्रेम, मिलन और विरह की भावनाओं की परतें खोलती ठुमरी जितनी आसान लगती है उसका सीखना उतना ही मुश्किल है। ठुमरी के प्रवाह को पकड़ पाने के लिए बरसों का रियाज जरूरी है और इस रियाज का एक लाजमी हिस्सा है ख्याल गायकी की लंबी तालीम। जो ओरिजिनल ठुमरी जो कि सिर्फ एक अल्फाज है, दो अल्फाज है और लेकिन उसमें गुंजाइश इतना है। आपकी ठुमरी है कौन गली गयो शाम, काफी है। साज भई घर आजा नंदलाला। अब साज वो जो इंसान उसकी जिंदगी की साज है या उसकी समझ की पक्वता की साज है या राधा के लिए वो साज है या यशोदा माँ कृष्ण जी को बुलाने की भी साज हो गई, आप घर आओ मुझे फिक्र हो रही है। तो साज के अलग अलग रूप है और वो हर एक साज अपने अपने सुर में अदा होगी। सखी रे मोरा घबरा आये रे सखी रे मोरा में जिया घबरा आये रे। अब नायिका बिरह में कैसी गाती देखो, जिया अलग अलग तरह से। The progressive development of the Tumri consists not only in exploring the structure of the raga, but also, and more importantly, exploring the many meanings available in the angs or swaras. The Tumri singer at times deliberately treads on the thin line which separates two ragas similar in their swara structure. रागों और स्वरों पर इतना काबू रख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ, बड़ी मोतीबाई, रसूलनबाई और सिद्धेश्वरी देवी आदि में ये क्षमता थी और यही वो वक्त था जब ठुमरी अपनी बुलंदियों पर थी।
ये लखनऊ की जो ठुमरी है वो बराबर की ठुमरी है। वो नाच वाले ज़्यादातर वो नाच वाले वो गाते भी हैं, उसका भाव बतलाते हैं। और ये बोल बनाओ जो ठुमरी है ये हमारे बनारस का खास चीज़ है। Bol Banav is the most popular stream of Thumri today, wherein the simple text becomes a vehicle for profound emotional expression through melodic improvisations. Girija Devi is continuing this tradition of the Banaras Thumri. ठुमरी तो यहाँ ऐसे ऐसे गाने वाले हो गए कि उनको वो साधना है। ठुमरी का भी कहान एक ठो दिल होता है, मुलायम दिल के आदमी, जो खूबसूरत दिल के आदमी हैं वो बहुत अच्छी अच्छी ठुमरी गा सकते हैं। हनुमान मिश्रा और गोपाल मिश्रा का सारंगी से रिश्ता उतना ही गहरा है जितना सारंगी का ठुमरी से। जब बाइयाँ गाने लगी हैं लेडीज, तो महफिलों में जा करके ज़्यादा औरतों का होता था, तो वो पेशेवर थी, गाना सीख के गुरु लोगों से, हम ही लोग के खानदान से वो महफिलों में जाती थी और उनके साथ सारंगी वाले, तबला वाले सभी लोग जाते थे। The courtesans of Banaras and other urban centers sang and developed Thumris in the mehfils of the elite during its heydays. They suffered an almost deathly blow due to the collapse of patronage after independence. ठुमरी को जो गाती थी वो औरतें जिन्होंने हम तक आज तक ये धरोहर के रूप से संभाले रखा है। ब्रिटिश युग जो कि सबसे काला युग था हमारे सांस्कृतिक जीवन का, उस काले युग में भी इन औरतों ने हम तक ये तमाम विधाएं संभाल के रखा। ठुमरी में खास करके जो वर्ग की स्त्रियां खास करके ठुमरिया गाया करती थी, उनकी वजह से ठुमरी को निम्न स्तर दिया गया। ठुमरी को शास्त्रीय संगीत के दायरे से बाहर करने की कोशिशों के बावजूद अनेकों कलाकारों और श्रोताओं ने इस खूबसूरत और रसीली गायकी को जिंदा रखा है। Thumri survives because of its capacity to explore and discover the hidden emotion of words and to transform them into music. When the old order yielded place to the new with independence, Thumri did not really find itself any better off. All India Radio, for instance, in the early years, kept quite a few good Thumri singers out with its policy that those whose private lives were a public scandal could not perform over AIR. This essentially meant that women Thumri singers had to produce a marriage certificate before they could feature in radio programs. और इन सब का नतीजा ये हुआ कि वो गायिकाएं जिन्होंने ये आदेश मानने से इनकार किया, जैसे अनवरी बाई, या जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, ऐसी गायिकाओं की आवाज़ों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन सब के बावजूद ठुमरी जिंदा है और रहेगी। And on that optimistic note, until we meet again next week, good night. नमस्कार।